नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस ISPCS पर। दोस्तों, पुनः हम हाजिर हैं नई NCERT सीरीज लेकर के। समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, कक्षा 7 भाग 1। जो भी अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नई NCERT सीरीज को देखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये इस वीडियो से लगातार आप जुड़े रहें। हम एक के बाद एक अध्याय को लेकर आएंगे। शुरू करते हैं अध्याय 1, भारत की भौगोलिक विविधता। आज हम भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में पढ़ेंगे। यह देश भारत अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है और यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है, श्री अरविंद जी ने कहा है। इस कोटेशन को आप ऐसे में प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र 1.1 में देखते हैं। कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। पठार और जलप्रपात पर ध्यान दीजिए। जलप्रपात की शक्ति को विशेष टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदला जाता है। किसकी शक्ति को? जलप्रपात की शक्ति को विशेष टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदला जाता है। पीसीएस में ये सवाल पूछा जाता है अक्सर कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, याद कर लीजिएगा आप। आगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, जो हम इस अध्याय में देखेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। दूसरा प्रश्न है, भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इसके बारे में भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात की थी। जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा या 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक प्रसिद्ध कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। पिछली कक्षा में हम इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। इस पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के मानचित्र का अवलोकन भी हम करेंगे। आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने विभिन्न भू आकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान स्मरण आदि देखे थे। इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिएगा। आप भी जब चैप्टर को पढ़िए तो भौतिक मानचित्र अपने साथ रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके पहले 6 कौन से देश हैं वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और एशिया महाद्वीप का भाग है। अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग और दक्षिण प्रायद्वीप और द्वीप समूह में विभाजित करते हैं। इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि इस भू आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसे प्रतीत होती हैं। अभी इन बिंदुओं को विस्तार पूर्वक वर्णन कठिन है, क्योंकि भारत एक विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण वाला देश है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है, जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। कुछ इस तरह से, इधर थार मरुस्थल और यहाँ पर हिमालय है उत्तर दिशा में। दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर है दक्षिण में, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्व में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित है। ये भौगोलिक विशेषताएं भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए पता लगाते हैं
क्या आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर अपना पाठ याद है? क्योंकि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या क्या होती हैं। और बताइए कि भारत किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? ठीक है, याद कर लीजिएगा आप। हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों तक और फिर पूर्व की ओर एक साथ यात्रा करें। मानचित्र पर विभिन्न रंग हमें पहले से ही भौगोलिक विविधता का आभास कराते हैं। मानचित्र की संकेत सूची से स्वयं को परिचित कीजिए और देखिए कि किस प्रकार विभिन्न रंग पृथ्वी की अलग अलग ऊंचाई को दर्शाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं। मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए, यह एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान प्रतीत होती है। क्या आप मानचित्र की संकेत सूची के माध्यम से हिमालय के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं कि हिमालय कितना ऊंचा है? चित्र 1.2 हिमालय पर्वत श्रृंखला का उपग्रह से लिया गया यह चित्र है। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। कुल लंबाई कुछ इस तरीके से जो है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में इसकी कई चोटियां 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं और इन्हें सामूहिक रूप से 8000 कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। हिमालय श्रृंखला पर्वत श्रृंखला की जो चोटियां हैं वह भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई हैं। क्या आप विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत का नाम बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आप बताइए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा है? गर्मियों में पर्वत पर जमी बर्फ पिघलती है और यही सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रमुख जल स्रोत बनती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों से निकलते, ठीक है। ये नदियां और इनकी सहायक नदियां लोगों को पीने योग्य जल तथा कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती है। जैसे हमने देखा कि गंगा जो है उत्तर प्रदेश में बहती है और पीने के पानी के साथ साथ कृषि के लिए भी उपयोगी है, जिसे हम नदियों से ही सिंचाई करते हैं और करोड़ों लोगों के जीवन को सुगम बनाती है। इसलिए कभी कभी हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है। अगर प्रश्न में पूछे कि एशिया का जल शिखर किसे कहा जाता है तो हम क्या कहेंगे? हिमालय पर्वत श्रृंखला को, क्योंकि यहाँ से कई नदियां निकलती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि। हिमालय अनेक संस्कृतियों और अवस्थाओं का केंद्र भी है। इन पर्वतों को पावन माना जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये तीर्थ स्थल आज भी संपूर्ण विश्व से संतों, महात्माओं तथा अन्य आध्यात्मिक साधकों को ध्यान, अर्चना एवं साधना के लिए आकर्षित करते हैं। क्या है? यहाँ मठ वगैरह भी हैं। भगीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भगीरथी नदी? गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि उत्तराखंड के गोमुख यानी गाय का मुंह से निकलती है। याद कर लीजिए कि पीछे इसमें पूछा जाता है, नदियों के उद्गम और सहायक नदियों को भी पूछा जाता है। यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है और यहाँ असंख्य तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। गोमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ भी है। अगली बार जब आप गंगा देखें तो याद रखें कि इसकी यात्रा वहीं से आरंभ होती है, ठीक है। जब भी आप कभी विजिट करें तो आप देखेंगे। अब हम देखते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इसके बारे में हम एक कथा के माध्यम से, रोचक कथा के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत समय पहले भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। कौन था पड़ोसी? अफ्रीका। कालांतर में यह भूभाग अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा। यानी यहाँ था और यहाँ से उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व यह यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया। कहाँ पर? यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया और उससे
टकरा गया। जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को ढकेला, उनके बीच की भूमि अवनलित यानी सिलवटदार हो गई और ऊपर उठने लगी। ये है यूरेशियाई प्लेट, और ये जो है वर्तमान भारत का जो भूभाग है वह यहाँ से चलते चलते लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व टकराया यहाँ पर। तो इसके बीच जो है सिलवटदार जो है भूमि उत्पन्न हो गई और ऊपर उठने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ? इसके टकराने से यहाँ पर जो सिलवटदार जो परतें बनी उसके माध्यम से हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, इसे ही हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं, जो कि मेंस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। महाद्वीपीय सिद्धांत पर हमारे सर ने पहले से ही जो है लेक्चर बना रखा, आप उसे आधार सीरीज में देख सकते हैं। अति महत्वपूर्ण है यह सब्जेक्ट, हर बार यूपीएससी हो या पीसीएस हो, इससे जुड़े प्रश्न पूछता रहता है। आगे बढ़ते हैं। आश्चर्यजनक रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है, जो आपके बालों के बढ़ने की दर से बहुत धीमी है। इसका मतलब है कि हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है, या एक सहस्राब्दी में इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को देख लिया है कि किस तरीके से जो ये भारतीय भूभाग था वो यूरेशियाई प्लेट से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। ये देख लेते हैं चित्र 1.5 में हिमालयी सैलों में मुड़ी हुई परतें। कुछ इसी तरीके से सिलवटदार आपने देखा, जब दोनों प्लेट आपस में टकराए होंगे इस तरीके से सिलवटदार जो है प्लेटों का निर्माण हुआ। हिमालय शब्द देख लेते हैं। हिमालय जो है शब्द संस्कृत के 2 शब्दों हिम अर्थात बर्फ और आलय अर्थात निवास या गृह से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बर्फ का घर। हिमालय का अर्थ हो गया बर्फ का घर। हिमालय को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हिमाद्री यानी बृहद हिमालय, दूसरा हिमांचल यानी लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक पहाड़ियां यानी वाय हिमालय के रूप में वर्गीकृत किया गया। अति महत्वपूर्ण है ये सब्जेक्ट, ये विषय। तो हिमाद्री हिमालय के बारे में देखते हैं। हिमाद्री हिमालय को हम बृहद हिमालय कहते हैं। पर्वत श्रृंखला यहाँ जो है सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक विकट होती है, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा जैसे गगनचुंबी पर्वत शिखर हैं। कहाँ पर? हिमाद्री हिमालय में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे गगनचुंबी पर्वत शिखर हैं। यह क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका रहता है। यहाँ जीवन अत्यंत कठिन तथा यहाँ मानव बस्तियां अधिक नहीं है। कहाँ पर? बृहद हिमालय क्षेत्र में। यह है बृहद हिमालय क्षेत्र। ठीक है, लघु हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमांचल बृहद हिमालय के दक्षिण में यानी इसके दक्षिण में स्थित जो है लघु हिमालय है हिमालय के, और इसकी जलवायु जो है कैसी है? समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त है, जैसे नैनीताल, मसूरी उत्तराखंड में, और दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? लघु हिमालय क्षेत्र में यानी हिमाचल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, ये जो नीली लाइन से बना हुआ ये वाला क्षेत्र लघु हिमालय है, जहाँ पर नैनीताल, मसूरी, आप लोग ट्रेनिंग करने जाएंगे कहाँ पर? मसूरी में। तो ये जो है लघु हिमालय क्षेत्र में स्थित है। शिवालिक हिमालय पहाड़ियां देख लेते हैं। इसे हम वाय हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला कौन सी है? येलो लाइन वाली ये निचली श्रृंखला है, बनाती है, जिसे घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल सम्मिलित हैं। ये गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध है, जो हिमालय और गंगा के मैदानों, जिसे ऊपरी मैदान भी कहा जाता है, इसे जो है शिवालिक को हम ऊपरी मैदान के नाम से भी कहते हैं, के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर जो है घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल पाए जाते हैं शिवालिक क्षेत्र में। तो आपने देखा कि हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक पहाड़ियां। आइए पता लगाएं, क्या आप हिमालय के विभिन्न भागों में स्थित राज्यों के नाम ज्ञात कर सकते हैं? इस अभ्यास के लिए भौतिक और राजनीतिक दोनों मानचित्र की सहायता लीजिएगा। जैसे आप बताइए कि हिमाद्री जो है बृहद हिमालय क्षेत्र में कौन से स्टेट स्थित हैं,
लघु हिमालय क्षेत्र में कौन से स्टेट स्थित हैं और शिवालिक क्षेत्र में कौन से जो है राज्य स्थित हैं, इसके बारे में आप पता लगेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काठकुनी अथवा धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, जो पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति से काठकुनी अथवा धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। इसे स्थानीय रूप में उपलब्ध पत्थर और लकड़ी के संयोजन का उपयोग करते हैं। आप देख रहे हैं, इसे ही हम काठकुनी घर कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो न केवल घर को गर्म रखता है बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति में क्षति से भी बचाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थित है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। पूछा भी जाता है पीसीएस में प्रश्न, तो याद कर लीजिएगा। उद्यान की जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदायों द्वारा भी संरक्षित किया जा रहा है। यह है राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देखिए, ये मोनल है और ये बौद्ध मठ है, व्यास नदी, हिम तेंदुआ, कृषि उपज ये रखा हुआ चित्र नंबर 6 में, और ये बुरास है, वहाँ पाया जाता है। बुरास जो है एक पुष्प विशेष प्रकार का, जिसे शीतल पेय बनाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं भारत के शीत मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल शब्द सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। हालांकि मरुस्थल शीत भी होते हैं और भारत में भी एक ऐसा शीत मरुस्थल है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। कौन सा? लद्दाख क्षेत्र जो है शीत मरुस्थल है, और जो राजस्थान का क्षेत्र है वो मरुस्थल है। पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। जहाँ सर्दियों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और भूभाग ऊबड़ खाबड़, जिसमें चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियां और पैंगोत्सो यानी झील सम्मिलित हैं। त्सो का अर्थ होता है झील। हमने पिछली कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ की भूमि चंद्र की सतह जैसी दिखाई देती है। आपने पढ़ा होगा कि इसलिए इसे चंद्र भूमि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे जो चंद्र भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई दे, यहाँ अभी लद्दाख में है वेधशालाएं जो बनाई गई हैं, जहाँ पर तमाम जो है वैज्ञानिक अपना रिसर्च करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं। भूगर्भ शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था, कि जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए थे। यह मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा था, इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई हैं। यानी जब जो है भारतीय प्लेट टकराया नहीं था यूरेशियाई प्लेट से, तो उसके पहले ये जो है महासागर का हिस्सा था। ये जो है लद्दाख की चित्र 1.8 में हम देख रहे हैं कि लद्दाख की ये चंद्रभूमि जैसी है स्थिति। चित्र 1.9 में हिमालयी लोगों के जीवन में याक बहुत महत्वपूर्ण है। दूध, मांस, ऊन, गोबर के लिए पाला जाता है और परिवहन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है कि याक को। चित्र 1.10 में लद्दाख में पैंगोत्सो झील खारे पानी के कारण या अन्य झीलों से भिन्न है। कैसा है? खारे पानी का झील है, जिसके जल में खारापन आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से घुले खनिजों के कारण होता है। यहाँ से बारिश हुई तो यहाँ के जो खनिज है ये घुल करके इस झील में आ जाते हैं, जिसके कारण ये खारा है। समय के साथ पवन और वर्षा ने पहाड़ों का अपर्दन कर इसे जिस आकार में बदल दिया, उसे आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अपर्दन के कारण। कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी लद्दाख हिम तेंदुओं, आइबैक्स और तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन्यजीवों का घर है। लद्दाखी लोग सादा जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठों तथा लोसर और हेमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। लोसर और हेमिस महोत्सव जो है कहाँ मनाए जाते हैं? लद्दाख में। ठीक है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में।
अब हम पढ़ते हैं आगे, गंगा के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों में पहुंचते हैं। ये मैदान भारत के इतिहास, सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। इस मैदान को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां प्रणालियां अपनी सहायक नदियों से व्यापक जाल इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिजों से समृद्ध करती हैं, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और कृषि के लिए आदर्श बन जाता है। कौन सा क्षेत्र? जैसे ये सिंधु इधर बह रही है, गंगा बह रही है, और यहाँ कहीं से जो है ब्रह्मपुत्र है, तो ये जो सारे क्षेत्र है ये खनिजों से समृद्ध होने के कारण ही अधिक उपजाऊ हो जाते हैं, कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नदियां अपने साथ अनेक खनिज लाती हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र से पिघलती हुई, तो ये जो है पानी के साथ साथ खनिज भी लेकर आती हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं और जिससे प्रचुर मात्रा में कृषि जो है संभव होती है। नदियां जल विद्युत उत्पादन का भी स्रोत है, यहाँ से जो है बिजली उत्पादन भी किया जाता है इन पर बांध बनाकर नदियों पर। ठीक है, भारत की जनसंख्या के एक बड़ा भाग इस मैदानी क्षेत्र में रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश जो है गंगा मैदानी क्षेत्र पर स्थित है। आप इसकी जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या है विश्व में उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जो कि गंगा मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चित्र 1.11 में देखते हैं मैदानों की आधुनिक कृषि पद्धतियां मैदानों में, ठीक है, ट्रैक्टर से। दूसरा 1.12 दिल्ली का हवाई दृश्य जिसमें ऊपर दाई और यमुना दिखाई दे रही है, ठीक है। चित्र 1.13 उत्तर प्रदेश में बहुफसलीय कृषि, जैसे हम सरसों और गेहूं एक साथ उगाते हैं, ठीक है। 1.14 में पश्चिम बंगाल में धान के खेतों में काम करती हुई ग्रामीण महिलाएं धान की खेती कर रही हैं, धान रोपने का कार्य कर रही हैं महिलाएं। आगे बढ़ते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों की समतल भूमि एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। भारत के उत्तरी मैदानों की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों को माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं, जैसा कि आप अतीत के चित्रपट से संबंधित अध्याय में देखेंगे। हम इसे आगे देखेंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का उपयोग यात्रा, व्यापार के लिए शताब्दियों से किया जाता रहा है। चित्र 1.15 में गंगा के मैदानों में परिवहन के विविध साधन, जैसे इस तरीके से नाव वगैरह हैं, क्रूज वगैरह हैं, देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी जो है भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में अधिकांश नदियों का नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि, जबकि ब्रह्मपुत्र के नाम का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ग्लेशियर पिघलने और बारिश के कारण। मैदानी क्षेत्र में प्रकाश के संकेंद्रण पर ध्यान दीजिए। इस संकेंद्रण का क्या कारण हो सकता है, बताइए आप। ये चित्र 1.16 में गंगा के मैदानों का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है। ये गंगा का मैदान है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी की डाली पर बैठा ये ग्रे लंगूर है। और चित्र 1.18 में बाघ जो विलुप्त के कागार पर थे, बाघ परियोजना जो 1973 में आई, यानी प्रोजेक्ट टाइगर ने इसके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के भी बारे में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा आप। चित्र 1.19 में एक वयस्क भारतीय घड़ियाल की लंबाई जो है 2.5 से 4.5 मीटर होती है। एक सरीसृप विलुप्त के कागार पर, क्या है, जो मगरमच्छ सरीसृप है, विलुप्त के कागार पर है। कानूनी रूप से इसका शिकार अथवा इसे क्षति पहुंचाना निषिद्ध घोषित किया गया है। हम इसे मार नहीं सकते, इसका शिकार नहीं कर सकते। चित्र 1.20 में देखते हैं मोर और मोरनी है। इसे भारतीय मोर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी है। ये जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और ये है मोरनी। मोरनी के इस तरीके के पंख नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल के बारे में।
अगर हम भारत के मानचित्र पर पश्चिम की ओर बढ़े, मतलब इस तरफ की ओर बढ़े, ये भारत है मान लो, तो हम जो है पश्चिम की ओर बढ़े तो आपको एक पीलापन, एक क्षेत्र यहाँ पर राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पीलापन का एक क्षेत्र दिखाई देगा। यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। आपको क्या दिखाई देता है? सुनहरी रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र और व्यापक खुला आसमान। चित्र 1.21 में हम देख सकते हैं थार मरुस्थल, रेत के टीलों में एक यात्री है ये, और ये मरुस्थल है बालू से ढका हुआ। रेत के टीलों का आकार कैसा होता है? पर्वत चट्टानों से बने होते हैं और उनका आकार स्थिर होता है। पर्वत चट्टानों से बने होते हैं, उनका आकार जो है स्थिर होता है। तो हम रेत के टीलों के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि रेत के टीलों का आकार भी इनके समान होता है? जबकि वे केवल रेत से बने होते हैं। पर्वत जो है चट्टान से बने होते हैं, ठीक है, और वे स्थिर होते हैं, जबकि रेत के टीलों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो बनते हैं वो बरखान है, सीप है। बरखान जो है कुछ यू आकार के, सीप जो है तलवार के आकार का बनता है, जो कि हवा के दिशा पर निर्भर होता है कि किस तरीके की हवाएं या तूफान, तो उस तरीके से यहाँ निर्माण होता रहता है। चित्र 1.22 में देखते हैं जैसलमेर, जैसे स्वर्ण नगरी जो भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है। जैसलमेर वहां पर स्थित है। जैसलमेर किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके पहले भी हमने हेमिस को पढ़ा था कि वो यूनेस्को में, और अब हमने पढ़ा जैसलमेर किला जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। याद कर लीजिएगा, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। रेत के टीले जैसे बरखान और सीप जो तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित, यानी रेत को एक दूसरे जगह से आगे भेज देती है, स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। कभी कभी ये टीले 150 मीटर ऊंचे हो जाते हैं। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है, जिसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है अधिकांश भाग? भारत में, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण, कैसी परिस्थिति होती है यहाँ? कठोर, एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है, क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान, रातें अत्यधिक ठंडी और जल की उपलब्धता का अभाव, यानी पानी जो है उपलब्ध नहीं होता है। थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहां की परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया है। उनका खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। चित्र 1.23 में हम देख सकते हैं पुष्कर मेले में ऊंट विक्रेता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चित्र 1.24 में घर से दूर जल स्रोतों से जल लाती हुई महिलाएं, और बाएं जो है बाएं, और एक ग्राम में वर्षा जल संचयन की संरचना जो है दाएं, ऐसा कुछ वहां पर जो है जल संचयन किया जाता था मरुस्थल के क्षेत्रों में। और इस तरीके से महिलाएं जो दूर दूर से पानी लाती हैं अपने घरों में, क्योंकि वहाँ जो है पानी उपलब्ध नहीं है, या पानी का जो स्तर है, यानी जल स्तर जो वो काफी नीचे है। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्रायः अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए बर्तनों को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि यहाँ की विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए जब तक वे साफ ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पानी का अभाव है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? रेत से ही जो है बर्तन को साफ करते हैं, जबकि हम लोग क्या है जो है साबुन लगाकर बर्तन को साफ करते हैं, पानी से धुलते हैं। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़ें तो थार रेगिस्तान के लोगों को अवश्य याद करें, यानी हमें जो है पानी की फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों, जिसमें टांका या कुंड सम्मिलित है, के लिए प्रसिद्ध है। ये विशेष जल संग्रह विधियां वर्षा के जल को प्रायः पीने के उद्देश्य से संचित करती हैं। वहाँ के राजा महाराजाओं ने भी काफी सारे जो है बावड़ियों का निर्माण राजस्थान या गुजरात में कराया है जल संचयन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अरावली की पहाड़ियां देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं।
आइए मानचित्र पर वापस चलते हैं। थार मरुस्थल से पूर्व में यहाँ पर जैसे थार मरुस्थल, तो इसके पूर्व में की ओर धीरे धीरे अपने रास्ते को देखिए, आपको अरावली पहाड़ियाँ, यहाँ पर अरावली पहाड़ियाँ दिखेंगी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। विश्व की, याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां, हालांकि इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची हैं। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। क्या यह रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको एक पूर्ण रूप से विभिन्न भौगोलिक परिदृश्य में ले जाती है। चित्र 1.25 देखते हैं। अरावली का एक भाग है। इस श्रृंखला से आगे थार मरुस्थल आरंभ होता है। ठीक है, अंतरिक्ष से दिखने वाला अरावली का एक भाग है। ये अंतरिक्ष से देखा गया कुछ इस तरीके की अरावली है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए राजनीतिक मानचित्र को देखिए और उन स्थान राज्यों की पहचान कीजिए जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। क्या आप इसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात देख सकते हैं? आप मानचित्र में देखिएगा, अरावली श्रृंखला यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर थार है पूर्व क्षेत्र में। ठीक है, अरावली रेंज ऐसे करके फैला हुआ बीच में। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु को आकार देने में कौन सी श्रृंखला? अरावली श्रृंखला। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। ठीक है, आप इस विषय में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके विषय में हम संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों ने सदियों से खनन और निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? अरावली रेंज में संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा आदि खनिज पाए जाते हैं। जावर में स्थित प्राचीन खानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रणी थे। ठीक है, क्या निकाले? जस्ता निकालने में। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी यहाँ स्थित है। कहाँ पर? अरावली रेंज में। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। चित्र 1.26 में देखते हैं। अरावली से घिरा हुआ कुंभलगढ़ किला। ये कुंभलगढ़ किला है, पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थान शत्रुओं को रोकने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि ये काफी घिरा हुआ और ऊंचे स्थान पर बनाया गया है। तो हमने अरावली रेंज के बारे में पढ़ लिया, जो कि महत्वपूर्ण था। आगे हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। पठार वह स्थल रूप है जो अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है। ठीक है, तथा इसकी सतह प्रायः समतल होती है। इनके कुछ किनारे प्रायः खड़ी ढाल वाले होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। आगे देखते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप वह भूभाग है जो 3 ओर जल से घिरा होता है। ठीक है, जैसे भारतीय प्रायद्वीप हम देखते हैं 3 ओर जल से घिरा हुआ। भारत में अनेक पठार है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीप क्षेत्र है। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना भी है। यह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि यह 3 ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, जैसे यहाँ अरब सागर हो गया और यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है, और यहाँ हो गया हिंद महासागर से घिरा हुआ, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह पठार 2 पर्वत श्रृंखलाओं पश्चिमी घाट, यानी यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। यहाँ पर पूर्वी घाट है ये,
और ये पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे, कौन सा घाट जो है, ये जो है पश्चिमी घाट जो अधिक ऊंचा है और प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर फैले हुए हैं पश्चिमी घाट। यहाँ कई सुंदर झरने और मानसून के मौसम में इसकी खड़ी ढालों पर बहते हैं, जो सुंदर झरने हैं यहाँ पर बहते हैं। पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया, पश्चिमी घाट को याद कर लीजिएगा। यहाँ अनेक नदियां प्रभावित होती हैं तथा यह क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, ये जो उत्तरी भाग है इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न, पश्चिमी घाट से जो है पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटे पर्वत खंडों में विभाजित है। जैसे कुछ यहाँ थोड़ा सा यहाँ कट लगा हुआ है ऐसे करके, ये जबकि लगातार है। ठीक है, और ये जो है पश्चिमी घाट से कम ऊंचे हैं पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट के साथ फैले हुए हैं, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है। यहाँ पर जो है दक्कन का पठार है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व, यानी गोदावरी जो है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी हैं, ये जो नदियां हैं यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण और लाखों लोगों को जल प्रदान करती हैं। जाहिर सी बात है, नदियां तो जल प्रदान करेंगी। पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए और नदियों के प्रवाह की दिशा ध्यान दीजिए, क्योंकि पीछे नदियों के बारे में पूछता है, उनकी दिशा के बारे में पूछता है, वह किस दिशा में बह रही हैं, उनकी सहायक नदियां क्या क्या हैं। तो यह आप जो है देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। यह पठार खनिजों, वनों तथा उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। कौन सा पठार, जो है दक्कन का पठार। ठीक है, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये पठार, तो इसलिए जो इस पे नदियां हैं वो पश्चिम से यहाँ से बहते हुए ढाल मिल जाता है, तो ये पूर्व की ओर गिरती हैं, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है और यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, जो कृषि उद्योगों और पन बिजली के लिए जल उत्पादन करती हैं। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र से कुछ इस तरीके से यहाँ से पश्चिम की ओर गिरेंगी। ठीक है, जो अरब सागर में गिरेंगी, नर्मदा और तापी हैं। याद कर लीजिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी नदियां यानी अरब सागर में गिरती हैं, कौन कौन सी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समुदायों की आवास स्थली है, जिनमें संथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू आदि सम्मिलित हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैलियां होती हैं, जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। आदिवासी समुदाय की जो जीवन शैली होती है घनिष्ठ रूप से प्रकृति से जुड़ी होती है। आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, कहाँ पर पाए जाते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में बड़े पैमाने पर ये फैले हुए हैं। इस पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र में इन राज्यों की स्थिति का पता लगाइए और उन्हें भौतिक मानचित्र से जोड़ने का प्रयास करिए। अभ्यास आप निरंतर करते रहिएगा मैप लेकर के, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए कि कौन सा स्टेट जो है कहाँ पर स्थित है, उसके अगल बगल के जो है राज्य कौन कौन से हैं, उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से। ठीक है, निरंतर मानचित्र के अभ्यास से हमें चीजें और अच्छे से याद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात हैं, क्योंकि यहाँ नदियां असमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती हैं। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक होने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराते हैं। जलप्रपात, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक होते हैं। ये देख लिया चित्र 1.28 पेरिया कनाल मुन्नार केरल में स्थित है।
के समीप स्थित पावर हाउस जलप्रपात। चित्र 1.29 में देखते हैं, पश्चिमी घाट में सिंह के समान पूंछ वाला वानर मकाक, जिसके बारे में यूपीएससी प्रश्न पूछता रहता है। चित्र 1.30 पश्चिमी घाट में किंग कोबरा, देखा ही होगा किंग कोबरा। चित्र 1.31 में पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला या कीट भक्षी पौधा जो कीट पतंगों को खाता है या चिपचिपे जाल का प्रयोग कर छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़ता और उन्हें खा लेता है। चित्र 1.32 में देखते हैं, पठारी क्षेत्र की कोयले की खदानें या मुख्यतः ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। इसका उपयोग वैश्विक तापमान में वृद्धि करते हैं, यानी जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है कोयले का उपयोग। तो इस तरीके से हमने जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। चित्र 1.33 में पश्चिमी तट पर स्थित भारत का वित्तीय केंद्र मुंबई, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। भारत की अद्वितीय तट रेखाओं के बारे में अब हम पढ़ते हैं। भारत की तट रेखाओं पर अनेक सुंदर तट यानी पुलिन, चट्टानी, टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है, तो कुछ पर काली सैलें पाई जाती हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ हैं, तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए हैं। भारत के तट बहुत ही विस्मयकारी हैं। भारतीय तट रेखा 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। कितनी लंबी है भारतीय तट रेखा? 7500 किलोमीटर से अधिक है, 7500 किलोमीटर से अधिक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पश्चिमी तट के बारे में देखते हैं। भारत का पश्चिमी तट गुजरात, कहाँ से? गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है। ठीक है, यहाँ से गुजरात से लेकर के केरल तक का विस्तृत है। ठीक है, जो महाराष्ट्र, यहाँ कहीं महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक से होकर गुजरता है। यहाँ की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहानों यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृतियों जैसे सक्रिय खाड़ियों यानी क्रीक्स, एस्चुरी आदि से बनी है। इस तट पर नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं। नर्मदा है, तापी है, इनके जो है मुहाने सबसे बड़े हैं पश्चिमी घाट पर। ठीक है, चित्र 1.34 देखते हैं। पश्चिमी तट के एक भाग का हवाई दृश्य है, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अरब सागर से कितने समीप हैं? ध्यान दीजिए। पश्चिमी तट पर अनेक महत्वपूर्ण पत्तन और नगर है। वे सहस्त्र शताब्दियों से भारत की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। सहस्त्र शताब्दी मतलब 1000 वर्ष होते। अब हम पूर्वी तट के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। पूर्वी तट जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह गंगा के डेल्टा यानी यहाँ कहीं से गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है तक विस्तृत है। इसमें विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा हैं। जैसे गंगा नदी जो है यहाँ पर डेल्टा बनाती है, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी आदि प्रमुख हैं। ठीक है, यहाँ पर महानदी जो है डेल्टा बनाती है, आगे गोदावरी बनाती है। यहाँ चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा में। और पुलकित झील जो है आंध्रा में। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, ठीक है, और पुलकित झील जो है आंध्रा में है। यह है आंध्रा, एडी, उड़ीसा। ठीक है, जैसा कि पुलकित झील आंध्रा में। ठीक है, जैसे कि महत्वपूर्ण लैगून पाई जाती है। लैगून एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशयों से अलग हुई झील है, उसे हम लैगून कहते हैं, जो बड़े जलाशयों से अलग हो जाती हैं।
भारत के पूर्वी तट का उपग्रह चित्र आप देख ही सकते हैं, चित्र 1.35 में कुछ इस तरीके से हैं, आ जाती हैं, और यहाँ पर डेल्टा बना रही हैं। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहाने पर जमा करती हैं, तब बनने वाली भू आकृति जो है डेल्टा कहलाती है। जैसे कुछ इस तरीके से जो है अवसाद यहाँ जमा हो जाते हैं, तो जो है नदी का जो पानी है वो कई तरीके से बहने लगता है, मतलब कई अलग अलग नालियों के माध्यम से बहने लगता है, और बीच में जो है अवसाद रुक जाते हैं, तो उस तरीके से यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। कालांतर में ये अवसादे एकत्र होकर त्रिभुजाकार अथवा पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आदि जैसी नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे यह भूमि कृषि कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त बन जाती है। आगे हम पढ़ते हैं भारतीय द्वीप समूह के बारे में। अभी हमने देख लिया नदियों के बारे में, पूर्वी तट के बारे में पढ़ लिया हमने, पश्चिमी तट के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन सी नदियां जो है पश्चिमी तट पर बहती हुई अरब सागर में मिलती हैं, और कौन कौन सी नदियां पूर्वी तट से बहती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम आगे भारतीय द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को भारतीय द्वीप समूह कहते हैं, जो यहाँ हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, जो अरब सागर में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित, इन सबको मिलाकर के हम भारतीय द्वीप समूह कहते हैं, जो भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप समूह, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन द्वीपों में अनेक अद्वितीय वन्यजीव, सुंदर तट यानी पुलिन, प्रवाल भित्तियां और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कई प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को अपना आवास बनाया था। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह द्वीपों का समूह जो ये है केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। यहाँ मूंगे यानी कोरल से बने 36 बड़े द्वीपों का समूह है। कितने बड़े द्वीपों का समूह? 36 बड़े द्वीपों का समूह। प्रश्न पूछा जा सकता है। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है, याद रखिएगा। अगर प्रश्न ऐसा बने कि सभी द्वीपों पर मानव का निवास है यहाँ के, तो नहीं, सभी द्वीपों पर मानव निवास नहीं है। भारत का एक विस्तृत समुद्रीय जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज और पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है। हमने लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। इस द्वीप समूह में 500 से अधिक, जो कि बंगाल की खाड़ी के में स्थित है, यहाँ क्या है 500 से अधिक जो है छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप सम्मिलित हैं। किसके द्वारा निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित है 500 से अधिक छोटे बड़े, जिन्हें दो अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, और निकोबार द्वीप समूह। इनकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम चित्र देखते हैं, चित्र 1.36 में लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां हैं। ये चित्र 1.37 में अंडमान द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां कुछ इस तरीके से होती हैं। चित्र 1.38 में अंडमान द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना की तैरती हुई गोदी यानी एक छोटा पत्तन। ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह हैं, जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं, और अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ सबसे कठोर परिस्थितियों में यानी सेलुलर जेल नामक कारावास में रखा गया था, जो यहीं पर स्थित है। इसे उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए आज भी संरक्षित रखा गया। यह बलिदान हमारे पूर्वजों ने हमको स्वतंत्र कराने के लिए दिए थे। हम इसके बारे में आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे, ठीक है। यह जो अंडमान क्षेत्र में स्थित बैरन द्वीप है, पर स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है प्रश्न, याद कर लीजिएगा। बैरन द्वीप समूह, बैरन द्वीप पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी या कभी कभी सक्रिय होता है, जिससे आकाश में धुआं और लावा फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल और सुंदरवन के डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं। जब हम द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग की ओर, यानी यहाँ पर पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं, तो हमें रास्ते में सुंदरबन दिखाई पड़ते हैं। यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के डेल्टा में स्थित है। हमने गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में पूर्व अध्याय में पढ़ा था, ठीक है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय सम्मिश्रण है। इसका लगभग आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में है। इसका सुंदरबन डेल्टा का यह भी एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। इसके पहले हमने पढ़ा पश्चिमी घाट और हेमिस के बारे में पढ़ा, और ये जो है सुंदरबन भी जो है यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का आवास है। रॉयल बंगाल टाइगर का यह आवास है। मानचित्र में डेल्टा को चिन्हित कीजिएगा आप। चित्र 1.41 में देखते हैं, सेवन सिस्टर जलप्रपात मेघालय सातसुक मेनिस उत्सव जो खासी लोगों द्वारा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। जीवित जड़ों से बना पुल, ये हम देख रहे हैं, नोग्रियाट गांव के समीप चेरापूंजी मेघालय स्थित है, ठीक है। प्राकृतिक पुल है, ये पौधों की जड़ों द्वारा बनाया गया है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में हम देखते हैं। मानचित्र को देखिए और अब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य है। क्या आप मानचित्र पर दिखाई गई गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों को देख सकते हैं? मेघालय पठार की ये पहाड़ियां अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती हैं। यह विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसे जंगल, अद्वितीय वन्यजीवों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध बनाता है। महत्वपूर्ण है ये। हमने क्या देखा यहाँ, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है। इसके बाद इस पर भी प्रश्न बनता है, तो याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित मौलिनांग गांव एशिया में के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। मेघालय में स्थित है यह गांव, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। यह रमणीय गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान, पर्यावरणीय अनुकूल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपनी जीवित जड़ों से बने पुलों यानी लिविंग रोड पुल, जिसे हमने अभी देखा, ये लिविंग रोड पुल के लिए भी जाना जाता है, जो कई वर्षों के दौरान पेड़ों की जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये चित्र 1.42 में देखते हैं, पूर्वोत्तर की जनजातियों के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता जीवित जड़ों का यह पुल यानी लिविंग रोड पुल। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस अध्याय के बारे में। हमने पढ़ा भारत जिस उपमहाद्वीप का अंग है उसे अपना नाम प्रदान करता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप। इसमें विभिन्न भौगोलिक विशेषताएं हैं, जिसमें बर्फीली हिमालय से लेकर गर्म थार मरुस्थल सम्मिलित है, यानी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात का क्षेत्र स्थित है। ऊपर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख का क्षेत्र स्थित है, जो कि बर्फीले हैं। मैदानी क्षेत्रों में अनेक नदियों द्वारा सींचा जाता है, जैसे हमने देखा कि महानदी है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गोदावरी का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा। यहाँ एक प्रायद्वीपीय पठार भी है, जिसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे देखते हैं, इन विविध भौगोलिक विशेषताओं में मिट्टियों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, जीवन और आर्थिक अवसरों से संबंधित अनेक परिस्थितियों का सृजन किया और एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया। इन भौगोलिक विशेषताओं ने हमारी सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। इसके बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है,
जिसका आप उत्तर लेखन कर सकते हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो उत्तर लेखन का अभ्यास इन प्रश्नों से कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि आपकी राय में भारत की 2 महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? आपके विचार में क्यों महत्वपूर्ण है? इस पर आप विचार कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का स्वरूप कैसा होता? आपकी कल्पना को अपनी कल्पना को व्यक्त करने के लिए एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा चित्र द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तीसरा प्रश्न, अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि भारत को लघु महाद्वीप क्यों कहा जाता है? चौथा प्रश्न है, भारत की किसी प्रमुख नदी को मानचित्र में देखिए, इसका उद्गम कहाँ है और यह समुद्र में कहाँ मिलता है? इसकी यात्रा के दौरान लोग इस नदी का विभिन्न प्रकार से कैसे उपयोग करते हैं? इस पर भी आप विचार कीजिएगा। पांचवा प्रश्न, भारत के दक्षिण भाग को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका अभ्यास आप करते रहिए। और जो भी अभ्यर्थी 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं, वे हमारी आधार सीरीज जरूर से जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम यहाँ उनके लिए उत्तर लेखन लेकर आए हैं, जिसके उत्तर लेखन की हम सारी बारीकियाँ सिखा रहे हैं। हमारे जो सर हैं सचिन सर, वो उत्तर लेखन की बारीकियाँ अभ्यर्थियों को सिखा रहे हैं, जो कि निःशुल्क है। और आगे जो है हमारा एक मेंस टेस्ट सीरीज भी विशेष बैच है 3.0, आप उसे भी जुड़ सकते हैं। उसे जुड़ने के लिए आप 9811504781 पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। अगले नेक्स्ट सीरीज में हम दूसरा अध्याय लेकर हाजिर होंगे। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।